जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे के लिए तैयार रखना। क्लास 12th मैथ चैप्टर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जिनके यूज से हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। देखिए, अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट है और उसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो जो हमारी न्यू डिटर्मिनेंट आती है उसकी वैल्यू सेम रहती है, सेम उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। ठीक, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डैश, मतलब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल, जो डिटर्मिनेंट से डेल से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इफ रो और कॉलम को क्या है इंटरचेंज कर दिया तो जो न्यू डिटरमिनेंट है उसे डेल 1 कह दिया है। अब ये क्या है, रो के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट बन गए क्योंकि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। डी ई एफ सेकेंड रो, डी ई एफ सेकेंड कॉलम, जी एच आई सेकेंड थर्ड, जी एच आई थर्ड रो, जी एच आई थर्ड कॉलम, तो इनको इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू सेम रहेगी, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा। जो न्यू डिटरमिनेंट आया उसकी वैल्यू पहले वाले डिटरमिनेंट की इक्वली रहेगी, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। देखिए अगर किसी डिटरमिनेंट की टू रो और टू कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, ए बी सी, डिटरमिनेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इंटरचेंज करा R2 R3 को, चाहे R1 R2 को इंटरचेंज कर लो, R2 और R3 को इंटरचेंज कर लिया, मतलब जो सेकंड रो के एलिमेंट थे वो थर्ड रो के बन गया, जो थर्ड रो के एलिमेंट थे वो सेकंड रो के बन गए। R2 R3 को इंटरचेंज कर लिया, चाहे R1 R2 को इंटरचेंज कर लो, किन्हीं टू रोज और टू कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज कर लो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट रो तो सेम है ए बी सी, सेकंड रो के जो एलिमेंट थे वो थर्ड रो में इंटरचेंज हो गए और थर्ड रो के एलिमेंट सेकंड रो में आ गए। थर्ड रो के एलिमेंट जी एच आई ये सेकंड रो के बन गए और सेकंड रो के जो एलिमेंट थे वो थर्ड रो के बन गए, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस का साइन आ गया। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, all corresponding element are same, then value of determinant is 0। अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी किसी रो और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देखो डेल इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी, अब हम देख रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, ए बी बी सी सी, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वही थर्ड रो के R1 इक्वल टू R3, therefore del is equal to 0। Property 4, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, the its value gets multiplied by k। Sorry, अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी किसी एक रो या एक कॉलम कि एवरी एलिमेंट के साथ किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो जो न्यू डिटरमिनेंट होता है वो उस कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल हो जाता है। देखिए लेट डेल इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी सी डी एफ जी एच आई, देन डिटरमिनेंट में मैंने के की मल्टीप्लाई कर दी, के डेल इक्वल टू के ए बी सी डी एफ जी एच आई, तो हम क्या करेंगे, के डेल इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई होती है किसी वन रो या वन कॉलम के साथ हो जाती है, किसी भी के साथ कर सकते हैं। जैसे देखो मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते थे तो उसके मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती थी, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम के एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, ना कि पूरे डिटरमिनेंट के
एलिमेंट से। देखो ये के है, के की मल्टीप्लाई चाहे किसी एक रो से कर लें या किसी एक कॉलम से कर लें, वो क्वेश्चन के ऊपर है कि हम क्वेश्चन में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है। तो के की मल्टीप्लाई मैंने फर्स्ट रो से कर दी, चाहे मैं सेकंड रो से कर सकता था, चाहे थर्ड रो से भी कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी एक में कर सकते हो। तो के की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कर दी, ये लो। तो क्या इससे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो जो न्यू डिटरमिनेंट आता है वो उस कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल हो जाता है। Note first, by this property we can take out any common factor from any one row or any one column of given determinant। देखो जो गिवन डिटरमिनेंट है उसके एवरी रो और एवरी कॉलम का अपना अलग अलग कॉमन आता है। जैसे ये फर्स्ट रो में के एवरी एलिमेंट के साथ के है तो उसका कॉमन आ जाएगा। देखो अगर सेकंड एलिमेंट में भी कॉमन आता वो अलग कॉमन आता, थर्ड एलिमेंट में, थर्ड रो में अगर कॉमन होता तो वो अलग कॉमन आता है। एवरी रो और एवरी कॉलम का अपना अलग अलग एलिमेंट कॉमन आता है। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम्स और डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन इट्स वैल्यू इज 0। देखिए जो प्रॉपर्टी हमारी थर्ड थी वही प्रॉपर्टी है सेम। उसके टू रो और कॉलम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है या उनका रेशियो सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड की तरह है, ए बी सी एक्स वाई जेड के ए ए, के कॉमन ले लो, इस थर्ड रो में से के कॉमन ले लोगे, ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ये क्या हो गया, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी यूज करो, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं इसलिए 0 आ जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था प्रॉपर्टी 4 से कि डिटरमिनेंट में एवरी रो और एवरी कॉलम का अलग अलग एलिमेंट कॉमन आता है। प्रॉपर्टी फिफ्थ, इफ सम और प्रॉपर्टी फिफ्थ इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। अगर कोई डिटरमिनेंट है उसका कोई एक रो और कॉलम दो एलिमेंट का सम है तो उसे उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो है, अब देखो फर्स्ट रो में देखो क्या है, ये टू एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो है, देखो 2 एलिमेंट का सम है तो हम इसे दो इसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट बना लो, ए एक्स एल बी वाई एम सी जेड एन, ये रहा, बीच में क्या है साइन है प्लस, और फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का अलग डिटरमिनेंट बना लो, K1 K2 K3 एक्स वाई जेड एल एम एन। तो इसे अगर कोई डिटरमिनेंट में कोई रो और कॉलम दो एलिमेंट का सम है तो उसे उसी ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। प्रॉपर्टी 6, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same, the value of determinant remain same if we apply the operation। देखिए अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो और कॉलम के साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी जाए और उसे दूसरे डिटरमिनेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। जैसे मान लो कोई रो है आर आई और सेकंड रो है आर जे, सेकंड रो में मैंने किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी और फर्स्ट रो में ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कोई कॉलम है सी आई और उसे सेकंड कॉलम के साथ उस किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। डेल इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, डेल आई इक्वल टू R1 के R3। देखो R1 प्लस जो थर्ड रो है उसमें कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी और फर्स्ट रो के साथ ऐड कर दिया। देखो डेल्टा आई इक्वल टू, अब देखिए इसमें मैंने किसकी R1 में क्या ऐड करा, के R3 में के की मल्टीप्लाई कर दी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसको ऐड कर दिया। देखिए
डेल्टा इजकल टू R1 प्लस के R3। जो थर्ड रो है उसके साथ कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के साथ ऐड कर दिया। ठीक, देखो जिसमें चेंज करते हैं उसी में ऐड करते हैं, याद रहे, या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी, देखो जिसमें चेंज करते हैं उसी में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब R3 में के की मल्टीप्लाई कर दी, A के L, B के M, C के N, देखो तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। नोट, अल्टरनेटली ट्राई बाय अप्लाइंग C1 माइनस C2 एंड C3 माइनस C2, दी अप्लाई C1 माइनस AC3। देखो इस नोट का मतलब ये है जिसमें तुम चेंज करना चाह रहे हो उसमें तुम किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और उसको ना ही माइनस कर सकते हो, उसमें से माइनस कर सकते हो। देखिए जिसमें किसमें चेंज कर रहे हैं C1 में, तो C1 माइनस C2 जिसमें चेंज करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो पूरे डिटरमिनेंट में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। C1 में चेंज करना तो C1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, C1 में से किसी अनदर कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। C3, अब C3 में चेंज कर रहे हैं तो C3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, C3 में अदर कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देख अगर किसी में चेंज करते हैं तो उसमें किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। C1 में चेंज करें तो C1 में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, C3 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना वरना तुम्हारा डिटरमिनेंट उसका उतना मल्टीपल हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड भी कर सकते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, दोबारा बताता हूं। अगर हमें किसी कॉलम और रो में चेंज करना है तो जिस कॉलम और रो में चेंज करना है उसमें किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और जिस कॉलम और रो को चेंज कर रहे हैं उसको किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जिसमें चेंज कर रहे हैं, जिस रो और कॉलम में चेंज कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक, अगर तुम उसमें जिसमें तुम चेंज कर रहे हो उसमें किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट उसका उतना ही मल्टीपल हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर जिसमें तुम चेंज कर रहे हो उसमें तुमने किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दी तो तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसलिए जिसमें तुम चेंज करते हो उसमें किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और ना ही उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर माइनस की मल्टीप्लाई हो रही ना। ठीक, ऐसे नहीं कर सकते। देखो C1 में चेंज कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर सकते, C2 माइनस C1 ऐसे नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। लो नोट कर लें, और आज के लिए बहुत है और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। और बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।